हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आपकी जेकेएसएसबी सुपरवाइजर की फ्री क्लासेस की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 2 रहेगा गाइस। कल आपकी वीडियो लंबी हो गई थी। देखिए, अगर 40 मिनट की वीडियो गई थी, अगर आपकी वीडियो लंबी नहीं होगी तो आपके सारे डाउट्स जो है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आज से जो हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी कड़ी में हम बात करेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ मिलेंगी लेक्चर्स की। ठीक है, और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो जैसे कि इस संडे भी आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपांशन जो था ब्रिटिशर्स का कहाँ कहाँ पे, हैदराबाद और मैसूर। मैसूर आज का जो नाम है, आज बोलते हैं मैसूर को कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर मैसूर और हैदराबाद में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपांशन किया, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर में सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो टीपू सुल्तान का आता है। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के पुत्र थे, यानी कि उनके बेटे थे। एक प्रोफेशनल सोल्जर था। ठीक है, जिसने अपनी आर्मी का रैंक बहुत ऊपर तक पहुंचाया था। ठीक है, क्लाइम द रैंक इन द आर्मी ऑफ द वोडेयार किंग ऑफ मैसूर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली टू पावर इन 1761, और उसको पावर मिल गई थी 1761 में। किसको? टीपू सुल्तान को। उसका जन्म जो था 1750 में हुआ था, और 17 साल का था तो उसने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ा था। 1767 से 1769 तक जो वार हुआ था वो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने लड़ा था, सिर्फ 17 साल का ही था। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली अगेन द मराठाज एंड इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वार, और उसने मराठास के अगेंस्ट भी एक साथ साथ में दूसरी जंग लड़ी, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी टीपू सुल्तान ने यहाँ पर लड़ी थी। उसके बाद क्या होता है? हैदर डाइट। हैदर की जो है मृत्यु हो जाती है, हैदर की मृत्यु हो जाती है इस वार में, और टीपू जो है 1782 में उसकी जगह पर आ जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत बोल दी। ठीक है, टीपू नहीं था, ये टीपू नहीं था, बल्कि ये हैदर अली था, जो एक प्रोफेशनल सोल्जर था। ठीक है, जो मैसूर का वोडेयार किंग भी था। ठीक है, इसका जन्म 1750 में हुआ था, 17 साल का था। जो मैंने टीपू सुल्तान के बारे में कहा वो हैदर अली के बारे में याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो हैदर अली की जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वार में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी जगह पे कौन, उसके तख्त पे कौन आ जाता है? टीपू सुल्तान आ जाते हैं फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, अब ये ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ते हैं। टीपू माउंटेड द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस द कंपनी फेस्ड इन इंडिया। He allied with the French to frustrate its attempt to control the politics of the Deccan and Carnatic and challenge its vital trading interest। अब यहाँ पे क्या बोलता है? टिप्पू माउंटेड द मोस्ट, टिप्पू ने यहाँ पे बहुत एक सीरियस चैलेंज लिया जो यहाँ पर कंपनी को फेस करना पड़ा। उसने क्या काम किया? वो यहाँ पर फ्रेंच के साथ जुड़ गया। ठीक है, जिससे उसने जो कंपनी की यहाँ पर चाल थी, यहाँ इसको कंट्रोल करने, जो उसकी वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की, कहाँ की? डेक्कन और कार्नेटिक की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की जो चाल थी ना ब्रिटिशर की, उसने फ्रेंच के साथ मिलकर उनकी चाल को ख़त्म, उनकी चाल को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर दिया, उनकी कोशिश थी उसको रुका दिया। ही फॉट कंपनी फोर्सेस 4 टाइम, उसने कंपनी के साथ चार चार बार यहाँ पर उनके साथ लड़ाई की। ड्यूरिंग 1769 से 1999 तक उनसे 4 बार लड़ी। एंड गेव गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ले ब्लडी नोजेस बिफोर ही वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सरंगापट्टनम इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो उसने यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ले, उनने उनको उनको नाक की खानी पड़ी। ठीक है, उनको नाक की खानी पड़ी। उसने उनको हराया था, 4 बार उनको हराया था। उसके मरने से पहले तो वो कहाँ मरा था? अपनी ही कैपिटल जो थी उसकी सरंगापट्टनम, उसको बचाने के चक्कर में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में उसकी डेथ हो गई थी। अब एंग्लो मैसूर वार के बारे में आगे जानने वाले हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो उसके बाद विद टीपू गॉन, वेलेस्ली imposed the subsidiary alliance on the reinstated वोडेयार किंग एंड मैसूर बिकम द कंपनीज क्लाइड स्टेट। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही टीपू की डेथ हो जाती है तो वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो होते हैं वो यहाँ पर एक सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर इम्पोज कर देते हैं, जो यहाँ पर क्या? री इंस्टेटेड वोडेयार किंग, जो यहाँ पर दोबारा एक वोडेयार किंग बनाया जाता है। और एक जो मैसूर होता है वो कठपुतली बंद करा जाता है यहाँ पर, किसकी?
जो यहाँ पर कंपनी वाले लोग होते हैं उनकी कठपुतली बन के रह जाता है, अंग्रेजों की कठपुतली बन के रहता है। कल मैंने आपसे कहा था सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि वो कहते थे कि हम आपको रक्षा देंगे तो आप इसके बदले में हमें कुछ दे दो, ठीक है। रक्षा किससे देनी थी, यानी कि उनकी उनकी प्रोडक्शन, उनको प्रोडक्शन किससे करना था, उन्हीं से प्रोडक्शन करना था। प्रोडक्शन किससे करना था, और उनको उनको मारता कौन था, उनको मारते वही अंग्रेज लोग थे, तो उनसे प्रोडक्शन करने थे। यहाँ पर सिर्फ लोगों से पैसा लाने का काम होता था। ओके। हैदर एंड टीपू हैड नेक्सेशन एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन क्या यहाँ पर हुई। हैदर एंड टीपू का जो उनका इनका बहुत टेरिटोरियल एम्बिशन था, यानी कि ये अपने टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते थे, और इन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज में भी मैसूर के बाद बहुत सारी टेरिटरीज में भी इन्होंने इन्वेड किया, वहाँ पे अनेक्स किया, वहाँ की टेरिटरीज को अपने अपने कब्जे में लिया। हैदर ने यहाँ पर मालाबार एंड कोझिकोडे एंड वहाँ पर इसने अनेक्स किया, एंड कनक्योर्ड कोडागू, थ्रीसूर एंड कोची, इस चीज इसको इन इलाकों को इसने हराया। उसके बाद टीपू रेडिड कोडागू एंड कोची, तो टीपू ने यहाँ पर कोडागू एंड कोची में भी यहाँ पर रेड मारी। कोडागू, मंगलुरु, मालाबार। टुडे Tipu is seen as a bloody-thirsty tyrant who burnt down entire towns and villages, razed hundreds of temples and churches, and forcibly converted Hindus. ठीक है। कोडागू, मंगलुरु एंड मालाबार टुडे में आज भी इसको मतलब कि खूनी आंखों से देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने वहाँ पर बहुत सारे टाउन और विलेजेस को यहाँ पर जलाया था, ठीक है। हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स, जो हज़ारों टेम्पल और चर्चेज इसने यहाँ पर उनको उखाड़ दिया था, यानी कि वहाँ पर एक दहशत मचाई थी, और हिंदूज को भी टीपू ने यहाँ पर क्या किया था, कन्वर्ट किया था। ही वॉज कीन टू सब्जुगेट कोडागू बिकॉज इट ले ऑन द रोड फ्रॉम मैसूर टू मंगलुरु, द पोर्ट दैट टीपू वांटेड टू कंट्रोल। ठीक है, वहाँ पर उसने क्या किया, उसने कोडागू को भी सब्जुगेट करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ से क्या था, वहाँ से एक रोड जाता था मैसूर से मंगलुरु। मंगलुरु क्या था, द पोर्ट दैट टीपू, मंगलुरु एक पोर्ट था जहाँ पे टीपू कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए इसने कोडागू को सब्जुगेट करने की कोशिश की। देर इज एविडेंस दैट टीपू परसिक्यूटेड, एक ऐसा एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि टीपू ने यहाँ पर हिंदूज और क्रिश्चियन को क्या किया है, परसिक्यूट किया है, उनको प्रताड़ा है, ये कैसे सबूत मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस भी मिलता है कि ही पैट्रोनाइज्ड हिंदू टेम्पल्स एंड प्रीस्ट गिव देम ग्रांट्स एंड गिफ्ट, तो उसने यहाँ पर हिंदू टेम्पल और जो प्रीस्ट थे उनको पैट्रोनाइज भी किया है, और उन्हें यहाँ पर कुछ गिफ्ट और ग्रांट्स भी दिए हैं, कुछ इनकी मदद भी की है, ठीक है। ही डोनेटेड टू टेम्पल्स एट नंजानगुड़, ठीक है, उसने यहाँ पर एक टेम्पल है नंजानगुड़ में, कांची में और कलाले में, तो वहाँ पर क्या किया है, उनको डोनेट भी किया है, एंड पैट्रोनाइज द श्रृंगारी मुत। उसके बाद हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस स्लाइड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। बस आप बस जो ये 2-3 स्लाइडें मैं करवाऊंगा मैसूर रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर आपको याद रखना है, 1760 से 1769 के बीच में हुई थी। हैदर अली ने यहाँ पर क्या किया था, काजेज क्या थे, हैदर अली हैड टू फेस द ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग वेस्ट एंड मद्रास आर्मी अटैकिंग द ईस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था, हैदर अली को ये फेस करना पड़ रहा था कि जो ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी थी वो वेस्ट में अटैक कर रही थी, और मद्रास आर्मी जो थी वो ईस्ट में अटैक कर रही थी। दूसरा काज क्या था, हैदर अली गेंड कंट्रोल ओवर द मद्रास एंड ट्रीटी वाज साइन, तो यहाँ पर हैदर अली ने क्या किया था, मद्रास पे अपना कब्जा कर लिया था, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास हो चुकी थी। अब इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, निज़ाम हैदराबाद वाज कन्विंस टू फाइट अगेंस्ट द हैदर, यहाँ पे हैदराबाद का जो निज़ाम होता है, ठीक है, उसको ये कन्विंस करा जाता है कि वो हैदर के अगेंस्ट लड़ाई करे, लेकिन वो यहाँ पर वो निज़ाम जो होता है हैदर अली को सपोर्ट करता है। देन निज़ाम साइन द ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन 1768, तो निज़ाम यहाँ पर एक ट्रीटी साइन कर देता है ब्रिटिश के साथ, ठीक। ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक नई ट्रीटी यहाँ पर 1768 में यहाँ पर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड बिटवीन हैदर एंड ब्रिटिश, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर साइन होती है हैदर और ब्रिटिश के बीच में 1769 में, जब हैदर वाज अबाउट टू कैप्चर मद्रास, जब हैदर यहाँ पर जो मद्रास को कैप्चर करने की कोशिश में लगा होता है, उस वक्त एक ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर साइन हो जाती है, ठीक। इसका रिजल्ट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज द ट्रीटी ऑफ मद्रास विच वाज साइंड ऑन अप्रैल 2 1769। आप याद रखेगा जो मैसूर है, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यहाँ पर ख़त्म कब होती है, ये वो आपको याद रखना है, वो होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास से। ट्रीटी ऑफ मद्रास कहाँ पे साइन होती है, 2 अप्रैल
1669 को ये ख़त्म, ये ट्रीटी साइन करी जाती है। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है गाइज हमारे पास सेकंड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, इसमें क्या होते हैं काजेस, दिस वॉर हैज़ विटनेस ब्लडियर बैटल विद फॉर्चून्स फ्लक्चुएट बिटवीन द कंटेस्टिंग पावर। टिपू डिफीटेड बलाई एट द बैटल ऑफ पोलीलूर इन सितंबर 1780 एंड ब्रथवेट एट कुंभकोणम इन फरवरी 1782। आपको मैं बताता हूँ इस चीज़ में आपको याद क्या रखना है। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब हुई, ये इस आपको इतना याद रखना है। ठीक, और अब सेकंड एंग्लो मैसूर वार खत्म कैसे होती है वो आपको याद रखना है। 1784 में एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है और ये वार इससे खत्म हो जाती है। ठीक, अब इस चीज़ से और क्या, अब इस वार से होता क्या है, ये वार जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडियन के बीच में जो वार होती है, ये यहाँ पर एक ट्रीटी करी जाती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, बस आपको इतना याद रखना है। ब्रिटिशर के बीच में उसके बीच में टीपू के बीच में क्या हो जाता है, मतलब एंग्लो मैसूर वार होती किस किस के बीच में, बस आपको इतना याद रखना है। आपको पता है एंग्लो, जब भी मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में कहा था कि एंग्लो का मतलब क्या होता है, जब भी ब्रिटिशर्स के बीच में और मैसूर के बीच में, तो मैसूर के बीच में कौन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो वार होती हैं तब तक तो हमारे पास कौन होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं, हैदर अली होते हैं। तो हैदर अली जो है यहाँ पर इस वार में मर जाते हैं। सर आयर कोटे ये ब्रिटिश कमांडर होते हैं जो यहाँ पर हैदर अली को यहाँ पर हरा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वार देखते हैं। टीपू यहाँ पर क्या कर देता है, टीपू फ्रांस के साथ जुड़ जाता है और ट्रैवनकोर को इन्वेड कर देता है, ट्रैवनकोर के ऊपर चढ़ाई कर देता है। ठीक, वार एंडेड इन 1792 में ये वार खत्म हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वार में, याद रखेगा थर्ड एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम होती है। फर्स्ट में कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड में कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड में कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस वॉज फॉलोड बाय द डिफीट ऑफ द टीपू। ठीक है, यहाँ पर टीपू सुल्तान की इसमें हार हो जाती है। टीपू यहाँ पर सरेंडर कर देता है, तो हाफ अपना जो उसकी जो किंगडम होता है वो ब्रिटिश को और उसके अलाइज को यहाँ पर सरेंडर कर देता है कि ये लो अब मेरे से नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1798 से 1799 तक। तो इसमें क्या होता है, टीपूज आर्मी वाज आउट नंबर्ड कंपनी कंपेयर टू द ब्रिटिश आर्मी। तो टीपू की आर्मी जो होती है वो बहुत आउट नंबर्ड हो जाती है, मतलब उसकी आर्मी कम हो जाती है। ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाते हैं और टीपू को इस वार में, चौथी वार में टीपू को हरा दिया जाता है। कंप्लीट जो मैसूर होता है, ठीक है, जो जो कंप्लीट मैसूर की टेरिटरी होती है वो यहाँ पर ब्रिटिश निज़ाम और मराठास के ज़रिए उसको अनेक्स करा जाता है। तो जो यहाँ पर मैसूर है वो भी चला जाता है अब किसके हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में। अब हम बात करेंगे हैदराबाद की, हैदराबाद में किस तरह से यहाँ पर ब्रिटिश का एक्सपेंशन होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट थी साउथ सेंट्रल इंडिया की, ठीक है, दैट वाज सेंटर्ड ऑन द सिटी ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के सेंट्रल सिटी में थी। ठीक है, वाज फाउंडेड बाई हैदराबाद को किसने यहाँ पर फाउंड किया था, निज़ाम उल मुल्क ने। ठीक है, जिसे आसिफ जहाँ भी कहा जाता है। हु वाज इंटरमिटेंटली वाइसराय ऑफ द डेक्कन, जो डेक्कन का जो पेनिनसुलर हमारा इंडिया था उसका एक वाइसराय माना जाता था मुगल एम्परर्स के अंडर। 1713 से 1721 तक, 1713 से 1721 तक वहाँ पे मुगल एम्परर जो थे निज़ाम उल मुल्क, वो वहाँ के क्या रहते हैं, वो वहाँ के वाइसराय बने रहते हैं। और फिर से इनको ये दोबारा इनको आसिफ जहाँ का टाइटल, याद रखेगा आसिफ जहाँ का टाइटल किसे मिला था, निज़ाम उल मुल्क को यहाँ पर आसिफ जहाँ का टाइटल मिला था। कब, फिर से एक बार 1724 में फिर से वो पावर में आ जाते हैं। एट द टाइम ही बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ द निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद के रूलर जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था निज़ाम। क्या कहा जाता था, निज़ाम कहा जाता था। उसने एक अपनी यहाँ पर वर्चुअली इंडिपेंडेंट एक डायनेस्टी बनाई। ठीक, अमरजेंस ऑफ द न्यू स्टेट्स इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कुछ यहाँ पर और नई स्टेट्स का एमरजेंस होता है और नई स्टेट्स यहाँ पर आती हैं। बाई 1761, 1761 में मुगल एम्पायर जो होता है, ठीक है, सिर्फ वो नाम का ही एम्पायर रह जाता है। ठीक है, और उसकी जो कमजोरियां यहाँ पे है लोकल पावर्स के जरिए यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारा मुगल सल्तनत जो होती है ना, अब वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है।
अर्ली हिस्ट्री देखते हैं अगर हम हैदराबाद की, तो जब हम मुगल पावर की डिक्लाइन को अगर हम देखें, द रीजन ऑफ डेक्का सा द उस डेक्कन के रीजन में मराठा पावर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, यानी कि बाजीराव वगैरह का जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के सामने आ जाते हैं। द निज़ाम हिमसेल्फ सॉ मैनी इन्वेजन्स बाय द मराठा, निज़ाम ने भी यहाँ पर बहुत सारी मराठास की इन्वेजन्स देखे हैं, महाराजा ने बहुत सारी बार हमला भी किया था यहाँ पर निज़ाम पे, ठीक है, 1720 में, विच रिजल्टेड इन द निज़ाम पेइंग अ रेगुलर चौथ टू द मराठा, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो निज़ाम थे वो रेगुलरली चौथ, याद रखिएगा चौथ मीन्स टैक्स, मराठास को वो टैक्स पे करते थे। फॉलोइंग द कन्क्वेस्ट बाई ऑफ डेक्कन बाई बाजीराव वन, जब यहाँ पर बाजीराव वन का क्या हुआ, जब उसने डेक्कन पे हमला किया और यहाँ पे उसके द्वारा वहाँ पे क्या करा गया, चौथ का इम्पोज किया गया, यानी कि उसने वहाँ पर उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया। निज़ाम रिमेंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द मराठास फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेज, तो निज़ाम क्या बन गया, एक कठपुतली बन गया मराठास के हाथों में, ठीक है। तो 1763 में क्या होता है, निज़ाम अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है हैदराबाद की सिटी में, ठीक है, निज़ाम अपनी कैपिटल को हैदराबाद में शिफ्ट कर देता है। तो 1778 में क्या होता है, ब्रिटिश रेजिडेंट एंड सोल्जर जो हैं अपना यहाँ पर डोमिनियन इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, ये कुछ अर्ली हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है, छोटी सी। ओके, तो इसके बाद ब्रिटिश सुराजनिटी 1798 में क्या काम होता है, निज़ाम अली खान यानी कि आसिफ जहाँ सेकंड, सबसे पहले कौन था, निज़ाम उल मुल्क, फिर आता है निज़ाम अली खान, आसिफ जहाँ सेकंड जिसे कहते थे, वॉज फोर्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, इसको मजबूर कर दिया जाता है एग्रीमेंट करने के लिए, जिससे क्या हो जाता है, हैदराबाद जो होता है ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर आ जाता है 1778 में। अभी हमने यहाँ पर कहा था 1798 में, सॉरी 1798 में क्या हो जाता है, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, हैदराबाद जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ जाता है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्रिंस टू साइन सच एन एग्रीमेंट, ऐसा पहला प्रिंस था जिसने यहाँ पर उनका क्या किया, ऐसा साइन किया कि हैदराबाद को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हैदराबाद को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे ब्रिटिश, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, द क्राउन रिटेन द राइट टू इंटरवीन इन द केस ऑफ मिसरूल, ठीक है। हैदराबाद अंडर आसिफ जाह सेकंड वाज अ ब्रिटिश अलाई इन द सेकंड एंड थर्ड मराठा वार, हैदराबाद जो अंडर आसिफ जाह सेकंड होता है वो ब्रिटिश का अलाई होता है, यानी कि ब्रिटिश का साथी होता है जब सेकंड और थर्ड मराठा वार्स होती हैं, ठीक। और एंग्लो मैसूर वार जब होती हैं उस वक्त भी आसिफ जाह सेकंड होता है, वो उनका कठपुतली बना होता है, एंड वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन, और यहाँ पर जब इंडियन रिबेलियन 1857 में होता है तो तब भी वहाँ पे वो जो होता है निज़ाम अली खान वो उनकी कठपुतली बना होता है। कहते हैं कि अपनों ने ही यहाँ पर खंजर भोंका था, ठीक है, नहीं तो बाहर वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपनों अपनों के चक्कर में, अपनी पावर के लालच में यहाँ पर इन्होंने आके, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स इन्होंने आकर 200 साल यहाँ पर हुकूमत की, राज किया। अब यहाँ पर इनकी पावर जो हैदराबाद की पावर जो है कंसोलिडेट किस तरह यहाँ पर होती है, हैदराबाद में मुबारिज खान थे जो दक्कन के मुगल गवर्नर थे, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट किंग की तरह वहाँ पर ऑलमोस्ट काम करते थे। तो 1723 में क्या काम होता है, निज़ाम जो होता है इस मुबारिज को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है, हरा देता है, और अगले साल, ठीक है, अगले साल वो यहाँ पर दक्कन का सूबेदार बन जाता है और अपनी पावर को हैदराबाद के अंदर ही कंसोलिडेट कर देता है। उसके बाद होता क्या है, एक्चुअल इंडिपेंडेंस जो होती है हैदराबाद किंगडम की, इसको अगर हम देखें तो 1740 में ये वहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब वहाँ से निज़ाम लेफ्ट नॉर्थ इंडिया टू सेटल देयर परमानेंटली, तो जब निज़ाम वहाँ से भाग जाते हैं कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, और वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं। ही सबड्यूड द रिफ्रैक्टरी जमींदार्स एंड शो टॉलरेंस टुवर्ड द हिंदूज हु हैड इकोनॉमिक पावर इन देयर हैंड्स एंड एज अ रिजल्ट हैदराबाद विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ अ न्यू रीजनल अलाइट हु सपोर्टेड द निज़ाम। अब यहाँ पर इस लाइन को छोड़िए, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है जो मैंने यहाँ पर कहा कि हैदराबाद में एक मुबारिज खान था जो गवर्नर थे दक्कन के, तो इंडिपेंडेंट राजा था, उसको मुबारिज को हराया किसने था, निज़ाम ने हराया था, और वहाँ पर क्या बन गया था, दक्कन का सूबेदार बन गया था, ठीक है। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने पढ़ना होगा पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज, मुझे पता है कि आपको ये पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन गाइज क्या करें, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में।